हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री। क्लास 7 और 8th की ज्योग्राफी ख़त्म हो चुकी है, ये 6th की हिस्ट्री है। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक कथन लिखा है। पहला अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक, इसमें देखिए ऊपर दिया हुआ है कि रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक, अब यहाँ देखिए ये है कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, जिसे आखेटक अर्थात इसका अर्थ होता है शिकारी। ठीक, हम आखेटकों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि मतलब ये है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि मतलब कैसे कपड़े वो लोग पहनते थे और किस घरों में रहते थे, और शिकारी जो पशु पालक होते थे, जो पशु को पालते थे, कृषक होते थे, कृषि करने वाले, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, ये सब जो होते हैं, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, उसमें बच्चे कौन से खेल खेला करते थे या कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, ये सब भी हम पता कर सकते हैं। ठीक, लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र मतलब नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ये मानचित्र में आगे मानचित्र ये उसमें होगा। तो ये देखिए कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। मतलब सबसे पहली फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। क्या थी, गेहूं और जौ थी। क्या है कि उत्तर पश्चिम की ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यहाँ पर ही इसी जो पहाड़ी है यहाँ पर ही पहले कितना लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने मतलब सबसे पहले गेहूं और जौ फसल को उगाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो मतलब जो पालतू क्या बना कि भेड़ बकरी बना, और क्या बना कि भेड़ बकरी बना और गाय बैल जैसे पालतू पशुओं को मतलब उसको पालने लगे, या वो पालतू पशु उन्होंने बनाने लगे। ये लोगों के गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन फंस सकता है। उत्तर पूर्व में कौन सी, ये गारो क्या है, गारो एक प्रकार की जनजाति है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में क्या गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो सबसे पहली फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। ठीक, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये सब क्या है, ये देखिए मानचित्र है। अब आगे बढ़ रहे हैं कि मानचित्र पर सिंधु तथा
मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4300 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध है, ये वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। जो प्राचीन काल में जो मगध था उसको इस नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं जो है दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मतलब जब आप किसी भी काम से कहीं भी जाइए तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलेगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो क्यों करते हैं, तो क्या है कि ये देखिए एक बार फिर से मानचित्र मतलब फर्स्ट में देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक, देश के नाम। अब देश के नाम देखिए, इसमें क्या है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखिए कि यही है कि इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से, और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। ठीक, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर, किसके पत्तों का जो किताब बनती थी वह ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखिए, ये बनी हुई है,
ठीक, ये क्या है? पांडुलिपि है, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है। ठीक, अब इसमें देखिए अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अतीत में क्या हुआ है इसके बारे में हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ में लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेज़ों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, मतलब जो पांडुलिपि लिखी हुई थी, ताड़पत्रों और भुर्ज पेड़ की जो छाल है उस पर जो पांडुलिपि लिखी गई थी, तो क्या है कि कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों के बारे में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक, हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विचरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा है। ठीक, ये देखिए बगल में क्या लिखा है, अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विजय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम कई लिपियों का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ाते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हैं? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? ठीक, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट में से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़िया, मछली, हड्डी ढूंढते हैं। उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के
लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत में प्राप्त होते हैं ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक में के शीर्षक हमारे अतीत का ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, यह व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जो ये सब हैं, शिकारी हैं, पशुपालक हैं, कृषक हैं, ये इन सब चीज़ों का अपने बारे में ये लेखा जोखा नहीं रखते हैं। लेकिन जो शासक, उस समय के शासक थे, वह अपने विजय के बारे में कि कहाँ वो किस पर विजय प्राप्त किए, इसका वो लेखा जोखा रखते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें अपने जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ये तिथियों का मतलब, ये देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष की 2000 या इसी तरह कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्मतिथि से की जाती है। मतलब जो हम वर्ष की गणना करते हैं वह किसके? ईसाई के, जो इसके प्रवर्तक जो है ईसा मसीह। ठीक, वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्मतिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा के पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, मतलब हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य, इसका जो BC का तात्पर्य क्या है? बिफोर क्राइस्ट। क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, होता है कभी कभी। कुछ तुम लिपियों से पहले AD लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE या BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। जो CE का तात्पर्य है वह कॉमन एरा है, BCE का बिफोर कॉमन एरा। ठीक होता है। हम
इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में लिपियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BC अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट वर्तमान से पहले है। ठीक, ये क्या है, आओ याद करें। मतलब नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ हैं उसके बारे में है। ठीक, गंगा घाटी, पांडुलिपि तथा अभिलेखों के प्रमुख। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन आंसर हैं और कुछ है नहीं। ठीक है, कृषि का आरंभ यहाँ पर देखिए, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य वर्ष पूर्व 4500। ठीक, ठीक है। तो मतलब ये चैप्टर बहुत छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कंप्लीट होता है।